हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द 50 डेज 50 मार्क्स इनिशिएटिव, सो दैट हम हमारा जो जेआईबी एग्जाम है, स्पेसिफिकली आईआईएफएस का एग्जाम पेपर, उससे पहले के 50 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। एंड वी आर एटलीस्ट ट्राइंग पुटिंग इन आर 110 एफर्ट सो एज टू गेट एटलीस्ट 50 मार्क्स इन द एग्जाम। तो इन सेशंस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी, एंड ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आगे जाकर आ सकते हैं, उन सभी को डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे और पूछा जा सकता है, ऑल ऑफ दैट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, तो दिस इज डे 33। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 25 डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि EduTap has come up with a master course जिसमें रिकॉर्डेड शॉर्ट वीडियोस, short notes, MCQs with each and every chapter, full and mock test, and also live classes before the exam. सब कुछ चारों component से related and also each individual component से related provide किया गया है। तो you can definitely avail this. एंड साथ के साथ सुपर क्रैश कोर्स हमारा रनिंग है, जिसमें आपको जो सारे टॉपिक्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम बहुत ही कम टाइम में पढ़ाया जा रहा है, रिवाइज करवाया जा रहा है। एंड इसमें आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलेगा। ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस टू द एमसीक्यू, सारा कुछ जो मास्टर कोर्स में वो भी अवेलेबल है। बट या रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलेंगे, जो लाइव क्लासेस, क्योंकि सुपर क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों है, यू कैन अवेल देम बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 25 मॉड्यूल सी का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज। ठीक है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि एनबीएफसीज है क्या। नाम से समझिए, दीज आर कंपनीज, इनको कंपनीज एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड इज अ फाइनेंशियल कंपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में काम करते हैं। ऑल्सो नॉन बैंकिंग, यानी कि ये बैंक रिलेटेड, बैंक जिस तरीके से काम करता है वो एक्टिविटीज, वो हम कह सकते हैं कि वैसे उस टाइप की एक्टिविटीज है, लेकिन ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, कोई बैंक नहीं है, इसके नाम के सामने बैंक ऐसा लगा नहीं होगा। सो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, डिपॉजिट्स लेता है, लोन भी देता है एनबीएफसी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज तो कर रहा है, बट सिंस इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इट इज कॉल्ड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्लियर है? तो फाइनेंस एंड बैंक टाइप एक्टिविटीज कर रहा है, बट इट इज नॉट बैंक बिकॉज इट डज नॉट हैव बैंक इन फ्रंट ऑफ इट्स नेम, एंड नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, एंड ऑल्सो कंपनीज एक्ट के तहत एस्टेब्लिश्ड है, तो एनबीएफसी से कहा जाता है। राइट, बेसिक मीनिंग हमने समझ लिया। अब हम ये कह सकते हैं कि इसके बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन से हैं। तो मेनली ये लोन्स प्रोवाइड करता है। तो मेन वर्क इसकी लोन प्रोवाइड करे, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज वगैरह जो है ये एक्वायर कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सभी का। लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, डिपॉजिट रिसीव करना, ये सब इसके एक्टिविटीज है। तो वैलिड है, बैंकिंग टाइप एक्टिविटीज हैं। बट क्या एक्टिविटीज ये नहीं कर सकता? लाइक इतना सारा पैसा मनी वगैरह एक्वायर कर रहा है, तो एग्रीकल्चर कर लेते हैं, कंपनी ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लेते हैं, या फिर हम ट्रेड कर लेते हैं, गुड्स ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ये सारा कुछ नहीं किया जा सकता। कोई लार्ज प्रॉपर्टी ओन कर लो ये पैसा दे के नहीं। आरबीआई जिन चीजों को प्रोहिबिट करता है वो सारा एक्टिविटीज नहीं करने हैं। कोई भी आपको जो है चेक्स वगैरह इश्यू नहीं कर रहा, बिकॉज चेक इश्यू करने का दायित्व किसके पास है? बैंक्स के पास ओनली है। अब आरबीआई एक्ट में एनबीएफसी को कैसे डिफाइन किया गया है? एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुआ है, ये डिपॉजिट रिसीव करता है एंड लोन देता है, लेंडिंग बिजनेस में है। ठीक है, तो ये 1997 में आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके एनबीएफसी का डेफिनेशन ऐड कर दिया गया चैप्टर 3B, सो दैट एनबीएफसी को भी आरबीआई कुछ हद तक रेगुलेट कर सके। वैसे आरबीआई रेगुलेट पूरी तरीके से नहीं कर सकता। सेक्शन 45 आईवे में दिया हुआ है क्या कंडीशंस हैं कि अगर एनबीएफसी को बिजनेस करना है तो क्या क्या फॉलो करना है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई से लेना है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेट ओन फंड मिनिमम उसका 2 करोड़ रुपए उसके पास होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम नेट ओन फंड, पैसे जो आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, एज एन एनबीएफसी मिनिमम 2 करोड़ रुपीज यू शुड हैव। ना एनबीएफसी एक छोटा सा इश्यू क्रिएट करते हैं। हमें पता है कि बैंक जो है वो रेगुलेट किया जाता है बाय आरबीआई प्रॉपरली, बट एनबीएफसी बैंक टाइप एक्टिविटीज कर रहा है लेकिन वो रेगुलेटेड भी नहीं है। सो एनबीएफसी इज एक्चुअली डू शैडो बैंकिंग, यानी कि एकदम लाइमलाइट में रेगुलेशन में बैंकिंग नहीं है, बट दीज एक्टिविटीज आर बीइंग डन। एनबीएफसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेटेड नहीं है, दे कम अंडर द शैडो बैंकिंग एंटिटीज। कौन से बैंक लाइक एक्टिविटीज?
लाइक मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एसेट लायबिलिटीज बैलेंस करना, रिस्क ट्रांसफर करना, फाइनेंशियल लीवरेज यानी कि थोड़ा लोन का पैसा लेके बहुत ज्यादा लोन्स जो है अमाउंट दे देना, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके साथ साथ फंडिंग, सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटीज रेपो ट्रांजैक्शंस के थ्रू फंडिंग भी प्रोवाइड बैंक्स करते हैं, एनबीएफसीज भी करते हैं, बट दे आर स्टिल नॉट रेगुलेटेड। तो कौन से एंटिटीज एक्चुअली मनी मार्केट फंड्स, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड्स, फाइनेंस कंपनीज, ये सारे आपके जो है एनबीएफसी है विच डू शैडो बैंकिंग। अब इसका एवोल्यूशन अगर हम देखें, इट इज रियली इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारा जो 1960s है उस टाइम पे लिमिटेड कोई खास फिक्स डिपॉजिट, लीजिंग डील्स वगैरह जो है उतना खास जो है प्रेजेंस नहीं था एनबीएफसी का, यही सब करते थे। आगे जाकर आरबीआई एक्ट सेक्शन 3 चैप्टर 3B में अमेंडमेंट करके, इसको लाकर आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके चेंजेस किए गए ताकि आरबीआई कैन रेगुलेट देम टू सम एक्सटेंट। वो भी इनफ नहीं था, अभी भी इनफ नहीं है। जेम्स एचराज स्टडी ग्रुप के द्वारा कहा गया कि भाई ये लोग इतना बिजनेस तो कर रहे हैं, बैंक लाइक एक्टिविटीज, बहुत सारे डिपॉजिट्स ले रहे हैं। लेट मी टेल यू, डिपॉजिट जो एनबीएफसी ले सकते हैं वो ओनली टाइम डिपॉजिट हो सकते हैं, नॉट डिमांड डिपॉजिट। तो डिपॉजिट जो ले रहे हैं, पर ये लोग कोई कैपिटल तो मेंटेन नहीं करते, कोई इश्यू होगा, जैसे एनबीएफसी को काफी बैंक्स लोन्स देते हैं, तो ये सारे इसके एसेट्स है। जब भी एसेट्स होते हैं एंड लेट अस से जो सॉरी इसके लायबिलिटीज एनबीएफसी के, बिकॉज ये मनी उसको लौटाना होगा, तो ये लायबिलिटीज के सामने ऑलवेज वी हैव टू मेंटेन सीआरआर, एसएलआर, ऐसा बैंक्स के लिए है ना। वी नो की रिजर्व्स मेंटेन करना है, कैपिटल मेंटेन करना है, बट एनबीएफसी ऐसा कोई कैपिटल मेंटेन नहीं कर रहे। तो एसराज कमेटी ने कहा कि आपको बहुत अच्छा डिपॉजिट्स ले रहे हो, वो जो है आपके नेट ओन फंड जितना है उतना ही डिपॉजिट लेना है, हायर परचेस, लीजिंग रिलेटेड। इसके साथ साथ आपको कुछ लिक्विड एसेट्स यानी कि कैपिटल मेंटेन करना है, सो दैट अनफोर्सिन सिचुएशंस में यूज कर सको। अब एसी शाह कमेटी आई थी 1992 में, इसने भी सिमिलर रिकमेंडेशन दिए है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह। आरबीआई का अमेंड किया गया 2016 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के अंदर जो है अलाउ कर दिया कि एनबीएफसी में ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो ये चेंजेस किए गए। अब टाइप्स ऑफ एनबीएफसी देख लेते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ चुका है। तो डिफरेंट बेसिस है एनबीएफसी को क्लासिफाई करने का, बिकॉज एनबीएफसी लोन दे सकता है, डिफरेंट एंटिटीज को लोन देता है एंड डिफरेंट एक्टिविटीज करता है। डिपॉजिट ले सकता है, कुछ ले सकते हैं कुछ नहीं, ठीक है। तो लायबिलिटीज बेस्ड क्लासिफिकेशन, जहां पर एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। देन वी हैव एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, साइज बेस्ड। तो फटाफट से देख लेते हैं, एक्टिविटी बेस्ड जो सबसे ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी जो एसेट्स को फाइनेंस करते हैं, एसेट फाइनेंस लोन कंपनी जो लोन देते हैं। देखते हैं आगे और भी डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिफरेंट एनबीएफसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, और एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी है। देन वी हैव एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, सो इट शुड बी क्लियर। फैक्टरिंग बिजनेस में जो एनबीएफसी दे आर कॉल्ड एनबीएफसी फैक्टर्स। मॉर्गेज गारंटी कंपनीज जो कि होम लोन्स को गारंटी करते हैं। देन एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये अलग है, जो कि बैंक के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर हेल्प करता है। वी विल सी हाउ। अब इन सब कैटेगरीज में कोई एनबीएफसी नहीं आता, सो दैट विल बी कॉल्ड अ रेसिड्यूअरी एनबीएफसी। साथ के साथ एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर एंड पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट काफी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वी विल सी द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द क्लासिफिकेशन लायबिलिटी एंड लायबिलिटी बेस्ड। तो इसमें डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, डिपॉजिट टेकिंग कैटेगरी ए एनबीएफसी कहा जाता है, एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग कैटेगरी बी एनबीएफसी ने कहा जाता है। तो ये पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं, टू टाइप्स के, कुछ एनबीएफसी डिपॉजिट ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते। तो जो ले सकते हैं वो पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, बट दीज शुड बी ओनली ऑफ टाइम डिपॉजिट, एफडीआरडी हो सकता है, एंड जो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है इनकी, इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जा सकता है। टेन्योर इसका 12 to 60 मंथ्स का होता है। और जो भी टेन्योर किस चीज का, जो भी एनबीएफसी के अंदर पैसा डाला जा रहा है, डिपॉजिट लिया जा रहा है, वो 12 to 60 मंथ्स का, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट है ना, एफडीआरडी है, 12 to 60 मंथ्स तक का हो सकता है, 1 to 5 years। इन शॉर्ट है क्या ये डिपॉजिट जो किया जा रहा है? नहीं, जनरली नॉर्मल बैंक्स में डिपॉजिट करने पे वो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है वो किया जाता है डीआईसीजीसी के द्वारा। कितना लिमिट है, इफ यू नो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कि कितना लिमिट है ईच अकाउंट के साथ डिपॉजिट इंश्योरेंस का। इसके साथ साथ ये आरबीआई के द्वारा गारंटीड भी नहीं है,
और जो डिपॉजिट लिया जा सकता है, लेट अस से एनबीएफसी है, इसका नेट ओन फंड 100 रुपीज है, तो डिपॉजिट जो ये ले सकता है 1.5 टाइम्स ऑफ द नेट ओन फंड, यानी कि 150 रुपीज तक ये डिपॉजिट ले सकता है। कोई गिफ्ट दे सकता है डिपॉजिट के लिए? नहीं। इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर आरबीआई ने जो सेट किया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड एनुअल बेसिस पर हो या फिर मंथली बेसिस पर हो, क्वार्टरली बेसिस पर, उससे कम नहीं। ठीक है, उससे कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीकली बेसिस पे इंटरेस्ट है तो बहुत हाई इंटरेस्ट हो जाता है। तो रेटिंग एनी ऑफ द 6 जो हमारे क्रेडिट रेटिंग कंपनी से, उनमें से किसी एक से एनबीएफसी को क्रेडिट रेटिंग जो है लेनी होती है। तो क्रिसिल, केयर, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, मेरा, ब्रिकवर्क, दीज आर द 6 वी कैन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब एसेट फाइनेंस कंपनी 60%, अगर कोई भी एनबीएफसी है जो लोन दिया है उसने 100 रुपीज तक का दिया है, 100 में से 60 रुपीज एटलीस्ट उसका एसेट फाइनेंसिंग में गया है, कोई किसी ने लोन लिया सो दैट दे कैन फाइनेंस द एसेट। लाइक एक का फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन्स की जरूरत है, तो एसेट, उस एसेट को फाइनेंस करने के लिए पैसा लिया गया है। ऐसे 60 रुपीज का एटलीस्ट, 60% का एटलीस्ट लोन्स अगर दिया गया है इन दिस फाइनेंसिंग ऑफ द एसेट्स, इट इज कॉल्ड एसेट फाइनेंस कंपनी। सिंपल है। अब जिस भी चीज के लिए, जिस भी चीज को फाइनेंस करने के लिए एसेट फाइनेंस कंपनी पैसे देता है, उसके अलावा कुछ बच जा रहा है, तो लोन कंपनीज एक्चुअली गिव द लोन देयर। ओके, लोन कंपनीज उस चीज से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करते हैं। नाउ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज द नेक्स्ट वन। लेट अस से एक कंपनी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और एक ऐसी कंपनी एनबीएफसी बनी है जो सिर्फ इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड मनी दे रहा है। एटलीस्ट 90% ऑफ द एंटायर जो इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, वो इसी में जा रहा है कि ये कंपनी को एस्टेब्लिश किया जा सके। दैट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। 90% में से 60% शेयर हो सकते हैं, बाकी लोन वोन वगैरह हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इन चीजों को, शेयर्स वगैरह जो लिए हुए हैं इस कंपनी के, बाई किया हुआ है, तो उन्हें इमीडिएटली सेल नहीं करना है अनटिल अनलेस ये कंपनी खुद बंद हो जाए, शेयर को लिक्विडेट नहीं किया जा सकता। 100 करोड़ रुपीस तक का साइज होना चाहिए सीआईसी एस्टेब्लिश करने के लिए, और पब्लिक फंड्स भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब आईएफसी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, तो ऑब्वियसली नाम में दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाली कंपनी। ये 75% तक इसके जो पूरे लोन्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में ही जाते हैं। 300 करोड़ तक का नेट ओन फंड, क्रेडिट रेटिंग ए या बेटर होना चाहिए, और सीआरआर जनरली इंडिया में कितना मेंटेन करते हैं? 9% तक मेंटेन किया जाना होता है बैंक्स के द्वारा, बट यहाँ पे 15% सीआरआर ये जो आईएफसी है उसको मेंटेन करना होगा, ये कहा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, अब लॉन्ग टर्म के डेट रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड प्रोवाइड करता है। रुपया डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स भी इशू कर सकता है, 5 इयर्स मेच्योरिटी मिनिमम वाले, एंड स्पॉन्सर इसको आईएफसी करता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इज द ओनली एंटिटी विच कैन स्पॉन्सर ए इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी। ठीक है, जो ऐसा फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोवाइड करे। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एटलीस्ट 75% लोन्स किसी एनबीएफसी के माइक्रो फाइनेंस लोन्स दिए गए हैं, तो इट इज कॉल्ड अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। 5 करोड़ तक का नेट ओन फंड होना चाहिए, एंड अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो 2 करोड़ रुपीस तक का नेट ओन फंड होना चाहिए, देन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस लोन 75% से ज्यादा होने चाहिए, एज वी हैव रेड, एंड आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड, एसेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए। Now the next thing is एनबीएफसी फैक्टर। जो फैक्टरिंग बिजनेस से 50% इनकम या एसेट्स किसी के आ रहे हैं, तो दैट इज द एनबीएफसी फैक्टर। एंड देन मॉर्गेज गारंटी बिजनेस, इसमें टर्नओवर या इनकम जो है आपका 90% तक मॉर्गेज गारंटी से आ रहा है, यानी कि लोन आप दे रहे हो, होम लोन, एंड इसको गारंटी करने का आपका बिजनेस है कि होम लोन किसी को दो, और अगर वो नहीं लौटा रहा है तो हम आपको पैसा देंगे, गारंटी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड गारंटी। तो ये होम लोन दिया जा रहा है। नेट ओन फंड एटलीस्ट 100 करोड़ हो तो देन ओनली यू कैन गो फॉर मॉर्गेज गारंटी कंपनी, और ये जो टर्म्स है एवरी 3 इयर्स रिव्यू किए जाते हैं। जो नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये एग्जिस्टेंस में आता है व्हेनेवर अ बैंक इज टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये बैंक का पूरा जो फंडिंग है वो ये पर्टिकुलर एनओएफएचसी के द्वारा किया जाता है। इसमें एक अकाउंट खुलता है बैंक का, सारे ट्रांजैक्शन इसके थ्रू होते हैं, तो दैट इज अ थिंग, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, नाम में दिया है कि एक्चुअली कोई बिजनेस खास नहीं कर रहा, फाइनेंसेस होल्ड कर रहा है ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक, सारे ट्रांजैक्शंस इसके थ्रू होते हैं, तो बैंक एस्टेब्लिश होने तक ये सारे फाइनेंसेस को होल्ड कर रहा है।
इसके साथ साथ कोई भी इस में कैटेगरी में नहीं आता तो रेसिड्यूरी कहलाता है। रेसिड्यूरी कंपनी सीआईसी एएफसी या लोन कंपनी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इज अकाउंट एग्रीगेटर। लेट अस से एक अकाउंट से एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में आपका इंपॉर्टेंट प्राइवेट इंफॉर्मेशन लाइक प्राइवेसी, जो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट होता है, तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करना है फॉर सम रीजन, तो उसे शेयर अकाउंट एग्रीगेटर्स करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। वो खुद नहीं देखते बट ये थ्रू अ प्रॉपर चैनल शेयर करते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये एक्चुअली हेल्प करते हैं कि आप, ये प्लेटफॉर्म्स जो है आप लोन लेने और लोन देने वाले को कनेक्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन। अब सीएआर जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मेंटेन करना है, टायर 1 टायर 2 टू टाइप्स के मिला के 15% तक का मेंटेन करना है। अब टायर 2 जो भी आप मेंटेन कर रहे हो वो टायर 1 जितना भी है उसका 100% या उससे कम का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टायर 1 100 रुपीज आपने मेंटेन किया तो 100 रुपीज या उससे कम का टायर 2 अमाउंट होना चाहिए। दैट इज द थिंग। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्लासिफिकेशन, साइज बेस्ड। अगर वो बहुत ही लार्ज है, 500 करोड़ से ज्यादा का उसका जो है एसेट्स उसके पास है, तो दैट एनबीएफसी विल बी कॉल्ड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। Like IFCI is a NBFC non-deposit taking systematically important NBFC, जब मैं पढ़ा रहा था आपको बताया। प्रूडेंशियल नॉर्म्स यहाँ पर है कि इतना लार्ज एनबीएफसी है तो इट इज टू बिग टू फेल। अगर ये फेल हो जाता है पूरी इकोनॉमी फेल हो जाती है, तो दे हैव टू मेंटेन सम कैपिटल फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, ऑल अदर नॉर्म्स आल्सो दे हैव टू फॉलो। अब ये मे का क्वेश्चन है, मे में पूछा हुआ है। एसेट फाइनेंस कंपनी इन इंडिया इज वन हुज इनकम अराइजिंग आउट ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस इज नॉट लेस देन डैश ऑफ इट्स टोटल एसेट एंड टोटल इनकम। ठीक है, तो एसेट फाइनेंस कंपनी एएफसी, इसमें क्या होगा, 60% ऑफ देयर इनकम शुड कम फ्रॉम दिस थिंग। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, अब इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, वी हैव सीन दीज टू थिंग्स। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन किस किस को रेगुलेट कर रहा है, एनबीएफसी डिफरेंट टाइप्स के हो गए, कौन किसको रेगुलेट कर रहा है। एनबीएफसी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, आरबीआई रेगुलेट करेगा। अदर एनबीएफसी कौन से हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ये, और सुपरवाइज किया जाता है। रेगुलेट तो आरबीआई करेगा बट सुपरवाइज नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। स्टॉक एक्सचेंजेस की मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल, स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वगैरह को सेबी रेगुलेट करता है, ये सारे एनबीएफसी। देन देयर आर निधि कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया में रेगुलेट करते हैं। चिट फंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट करता है। इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीए है। ठीक है, अब कुछ ऐसे कंपनीज है जो नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल है, यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज ही नहीं कर रहे, जस्ट कंपनी है, कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उन्हें रेगुलेट करता है। स्टेट गवर्नमेंट एनफोर्स करता है रेगुलेशंस को। अब चैप्टर 3B को अमेंड किया गया था आरबीआई एक्ट के 1997 में, और कुछ चेंजेस किए गए थे ताकि आरबीआई थोड़ा ओवरसाइट रख सके ऑन दिस एनबीएफसीज। व्हाट वर दिस, आरबीआई के साथ रजिस्टर करना होगा मोस्ट एनबीएफसीज को, थोड़ा नेट ओन फंड मेंटेन करो, और जो भी सिक्योरिटीज एनबीएफसी के पास है, बॉन्ड शेयर्स, उनका कोई एनकम्बरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले से कोई स्ट्रिंग्स अटैच या फिर जो पेमेंट्स उसमें पेंडिंग है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। साथ के साथ एनबीएफसी ऑलरेडी आई टोल्ड यू रिजर्व फंड्स वगैरह वो मेंटेन करेंगे। 20% जो प्रॉफिट है वो एक रिजर्व फंड में बार बार जमा करते जाएंगे। ऐसा आरबीआई की पॉलिसीज के को जो है कंप्लाई करना होगा इन एनबीएफसी को, साथ के साथ उसके डायरेक्शंस को फॉलो। आरबीआई कोई ऑडिट को भी डायरेक्ट कर सकता है कि हाँ ऐसा ऑडिट किया जाए इस एनबीएफसी में। आरबीआई कैन डायरेक्ट दैट। आरबीआई एनबीएफसी को अपने जो एसेट्स उसे एलिमिनेट करने से रोकता है, यानी कि एनबीएफसी ने किसी एसेट को फाइनेंस किया कुछ किया तो उस कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकलना एनबीएफसी के लिए अलाउड नहीं है। एंड इफ एट ऑल देयर इज सम इश्यू, आरबीआई कैन ऑर्डर क्लोजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एनबीएफसी। ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू क्वेश्चंस आस्क्ड अक्टूबर में पूछा हुआ, which among the following is are the salient features of the amendments made to chapter 3B of RBI Act 1997 में क्या फीचर्स है। मैंडेटरी एनबीएफसीज के लिए टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई, यस। मैंडेटरी फॉर एनबीएफसीज टू मेंटेन a minimum level of net owned fund, requiring all NBFCs to create a reserve fund and to transfer a sum which is not less than 10% of their profits every year, empowering RBI to file winding up। ठीक है, winding up वगैरह RBI फाइल कर सकता है NBFCs की। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं विच इज नॉट वन ऑफ द सेलियंट फीचर, एक्चुअली ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 20% ऑफ देयर प्रॉफिट उन्हें रिजर्व फंड में रखना होता है, यहाँ दिया 10% है, सो दिस इज नॉट अ राइट आंसर, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Which among the following regulates चिट फंड, चिट फंड कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, सेबी, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो वी नो द आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है। एनबीएफसी वेंचर कैपिटल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है? वी नो इट इज सेबी, तो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ना फाइनली ओम्बड्समैन स्कीम है कि एनबीएफसी के कोई डिस्प्यूट है, कोई इश्यू है तो उसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये ओम्बड्समैन स्कीम आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत लाया गया। एनबीएफसी सेक्शन 45 आईएफ आरबीआई एक्ट का जो है उस के तहत हम कह सकते हैं कि एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी कौन कौन सी एनबीएफसी यहाँ पर ओम्बड्समैन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, वो इस एक्ट में दिया हुआ है, इस सेक्शन में दिया हुआ है। कौन से ऐसे एनबीएफसी है जो एलिजिबल नहीं है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी वगैरह एलिजिबल नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका एक ही काम है एक कंपनी में इन्वेस्ट करो और उसे बढ़ाओ, वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। कोई भी कंपनी जो वाइंडिंग अप हो रहा है और आरबीआई स्पेसिफाई कर रहा है कि इंक्लूडेड नहीं हो सकता, तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा। एपेलेट अथॉरिटी, लेटेस्ट से कोई इश्यू होता है कि ओम्बड्समैन ने कुछ डिसाइड किया, ओम्बड्समैन का मतलब भी नो, कोर्ट में नहीं जाके पहले रिजॉल्व करो। ओम्बड्समैन ने कुछ डिसाइड किया बट आप खुश नहीं हो, तो आप अपील कर सकते हो। लाइक हाई कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया, खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। वैसे ओम्बड्समैन के खिलाफ, डिसीजन के खिलाफ वी कैन गो। गवर्नर ऑफ आरबीआई को पहले किया जा सकता था, अब गवर्नर के पास इतने काम हो गए कि ये अपील जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आरबीआई का है उसको किया जा सकता है। ओके, देन फाइनली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्केल बेस्ड है, यानी कि सारे एनबीएफसी इतने टाइप्स के जो है सबको एक ही रेगुलेशन, एक ही तरह से रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे बैंक्स को किया जाता है वैसे जरूरत नहीं है। एनबीएफसी को अलग अलग तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, जैसे किसी का कोई ऐसा एनबीएफसी है जिसपे रिस्क ही नहीं है उतना, पब्लिक का मनी ले ही नहीं रहा, तो बेस लेवल रेगुलेशन काफी है। देन थोड़ा सा रिस्की है तो मिडिल, और है तो अपर एंड टॉप लेयर बहुत ज्यादा रिस्की एनबीएफसी को जो टॉप लेवल सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रेगुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ सुनते हैं, ओबीडियंट हैं, नो नीड टू रेगुलेट, बेस लेयर है वो। अब कोई सुन ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं इधर उधर, तो उन्हें अच्छे से जो है पकड़ के पढ़ाना होता है, तो दे आर द टॉप लेयर, सबसे ज्यादा ध्यान उन पे देना होता है। रेगुलेशन 2022 से एप्लीकेबल है। साइज, एक्टिविटी एंड रिस्कीनेस के बेसिस पर ये रेगुलेशन किया जाता है कि कितना बड़ा साइज है, एक्टिविटी कितना, क्या किया जा रहा है, रिस्क कितना है इसके एक्टिविटीज में। तो बेस लेयर जो है इसमें यू विल फाइंड एनबीएफसी, पीयर टू पीयर लेंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो इनके एक्टिविटी के बेसिस पर यू नो कि बहुत ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फंड्स का इंटरफेरेंस वगैरह नहीं है, तो दे विल बी इन द बेस लेयर, बहुत कम रेगुलेशन। मिडिल लेवल क्या है? मिडिल लेयर, यहाँ पर आपका एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एंड वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सारे आपके एनबीएफसी इंक्लूडेड, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स एंड आईडीएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी हमेशा ही मिडिल लेयर में होंगे। इसके अलावा ये चारों जो है अपर लेयर में भी हो सकते हैं, एंड टॉप लेयर में अभी कोई भी एनबीएफसी नहीं है, ठीक है। लाइक इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, आईसीसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फैक्टर्स, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज किसी भी लेयर में हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द साइज, एक्टिविटी एंड रिस्कीनेस, ठीक है। अब गवर्नमेंट के जो एनबीएफसी है वो अपर या फिर ये कभी भी अपर लेयर एंड टॉप लेयर पे नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑलरेडी कंट्रोल होता है उन पे, तो इतना ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, मिडिल या बेस लेयर में ही होंगे ये गवर्नमेंट ओन्ड जो एनबीएफसी। एंड फाइनली बैंक क्रेडिट जो एनबीएफसी को दिया जाता है वो डिफरेंट काइंड से, लाइक कोई एनबीएफसी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है तो बैंक्स जो है उन्हें देने से ज्यादा हिचकिचाएंगे नहीं, बिकॉज दे नो कि आरबीआई हैज चेक देयर ऑथेंटिसिटी। तो एज डायरेक्टेड बाय आरबीआई, जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है उसके बेसिस पे बैंक जो है एनबीएफसी को क्रेडिट दे सकता है। क्या मतलब इसका? एनबीएफसी लोन जो देता है, तो इफ इट इज नॉट टेकिंग एनी डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, इट हैज टू गेट दिस अमाउंट, लोन का अमाउंट कहीं ना कहीं से तो लाना है, तो बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पे लेके ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे देता है लोन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बैंक क्रेडिट। तो ये बैंक क्रेडिट एनबीएफसी को डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए मिलता है, इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, लोन, फैक्टरिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वगैरह के लिए। इसके साथ साथ इस पर जो है सीलिंग है नेट ओन फंड लिंक्ड और नीड बेस्ड फाइनेंस भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक इमीडिएट फाइनेंस, इमीडिएट मनी रिक्वायरमेंट एनबीएफसी को तो बैंक विल प्रोवाइड। और कौन से ऐसे कंडीशंस है फॉर एनबीएफसी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है? इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस एक्ट के तहत आईआरडीआई के साथ रजिस्टर्ड है। निधि कंपनीज, कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट। चिट फंड,
स्टॉक ब्रोकिंग, एचएफसीज, ये सारे आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होते, तो उनको बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करके देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, इट विल डिसाइड वेदर इट हैज टू गिव और नॉट। अब ऐसे कुछ एक्टिविटीज है जो एनबीएफसीज नहीं कर सकते, उनको लोन नहीं दे सकते, लाइक बिल डिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग एनबीएफसीज नहीं कर सकते, बट एक्सेप्ट 2 और 3 व्हीलर रिलेटेड जो बिल्स है, ठीक है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर खरीदने से रिलेटेड अगर कोई बिल है, तो उसके लिए जो है डिस्काउंटिंग किया जा सकता है। आई होप यू नो व्हाट इज मेंट बाय बिल डिस्काउंटिंग, वी हैव ऑलरेडी सीन। एनबीएफसीज का इन्वेस्टमेंट यानी कि करंट एंड लॉन्ग टर्म नेचर के इन्वेस्टमेंट को वो नहीं दे सकते, बट नीड बेस्ड फाइनेंस को दे सकते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन्स जो है जिस पर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, लोन्स एडवांसेस अपने खुद के ग्रुप कंपनीज को दे नहीं दिया जा सकता है, ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकते। आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए किसी इंडिविजुअल ने कहा कि मुझे ये शेयर खरीदना, मुझे पैसे दो, तो एनबीएफसी कैन नॉट गिव मी दैट लोन। शेयर्स एंड डिबेंचर्स अपने जो है वो कोलेटरल में नहीं रखना है, तो एनबीएफसी का खुद का शेयर्स है, खुद की कंपनी का शेयर्स डिबेंचर्स है, तो वो कोलेटरल में रख के वो पैसा बोरो कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना, खुद के शेयर्स नहीं यूज करने। और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स लोन्स जो है उस पर किसी तरह का गारंटी नहीं देना। इंटर कॉर्पोरेट यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में डिपॉजिट रख रही है एंड बहुत हाई इंटरेस्ट जो है दिया जा रहा है, यहाँ पर कोई कोलेटरल नहीं होता, सो जनरली एनबीएफसी को कहा जाता है कि अवॉइड करो ऐसे डील्स में पढ़ने से रिलेटेड, जो है आपको काम नहीं करना चाहिए ना। जून में क्वेश्चन, एनबीएफसीज आर नॉट एलिजिबल फॉर बैंक क्रेडिट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। So we know bill discounting, rediscounting, investment of NBFCs both of current and long term nature है, unsecured loans, intercorporate deposits, then finance to NBFCs for further lending to individuals etc. ठीक है, तो यहाँ पर what will be the answer, you will be answering in the comment section. I hope you have not seen the answer, and yes, with this would like to end the session. 8146207241 हमारा कॉल के लिए नंबर है, यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें मेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।